तो गुलाबी शहर भी नाम यूं नहीं है कि जयपुर का नाम ही गुलाबी शहर शुरू से रहा, ऐसा नहीं है। पिंक सिटी को लेकर भी अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास के साथ वर्तमान और शहर का भविष्य है, इनमें बहुत सी समानताएं हैं तो बहुत सी उम्मीदें भी हैं। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र सिंह शेखावत जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी भी जुड़ गए और हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी जुड़ गए। निर्मल जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक गुलाबी शहर नहीं है, ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये इतिहास, ये शौर्य और ये पराक्रम के साथ साथ वर्तमान की आधुनिकता का एक ऐसा संगम है जो जहां जब तक यहां रहता है मंत्रमुग्ध होता है और यादें हमेशा के लिए जहन में अमिट होती हैं। देखिए विजेंद्र, अगर हम रिच रॉयल्टी की बात करें तो जयपुर से बेहतरीन उदाहरण उसका कोई नहीं हो सकता। और रॉयल्टी की रिचनेस इस मायने में नहीं कि ये पुराने पूर्व राजघराने का बसाया जयपुर है, इसमें आज भी उस घराने के प्रतिनिधि के तौर पर अगर हम बात करें सूबे की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो पर्यटन मंत्री भी हैं वो हैं। लेकिन रॉयल रिचनेस इसलिए कि हमारे आचार व्यवहार की रिचनेस, हमारी बोली भाषा की रिचनेस, हमारे पहनावे की रिचनेस, हमारे व्यंजनों की रिचनेस, और सबसे बड़ी बात, पधारो हमारे देश अगर कहीं से साकार होना शुरू होता है तो इस जयपुर की धरती से होता है, क्योंकि ये गोविंद की धरती है जिसने न केवल देश दुनिया को यह बताया कि किस तरह से एक सांस्कृतिक आदान प्रदान से एक श्रेष्ठ सोच का निर्माण होता है, वो जयपुर से होता है। जयपुर की धरती पर जो कदम रखता है विजेंद्र, निश्चित तौर पर एक सुनहरी यादें अपने इस मायने में अपने साथ लेके जाता है कि वो देखता है कि इतना अपनापन, इतनी अपनायत, इतना अपनत्व अगर उसको कहीं मिलता है तो जयपुर के अंदर मिलता है। मैं इस समय स्टैचू सर्किल पे हूं, यहां भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां इस समय लोग जुटते जा रहे हैं। जुटते इसलिए जा रहे हैं कि वो जयपुर से साक्षात करना चाहते हैं। अगर आपको कुछ सीखना हो, यानी सीखो जयपुर, देखो जयपुर, अपनाओ जयपुर, और जयपुर से वो तमाम यादें अपने साथ लेकर के जाओ अपने जेहन के अंदर, जो हमें बताएंगे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान से जब एक नया विचार पनपता है, नया विचार पनपता है तो हमको धरोहर को संजोने की जो शक्ति प्राप्त होती है, धरोहर को संजोने की जो सोच है हमारी, वो ज्यादा विकसित होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल निर्मल जी, और जैसे जैसे अब अंधेरा होगा, यहां का उजियारा अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देगा। वापस आपके पास लौटेंगे, लेकिन प्रकाश भंडारी जी, क्योंकि एक शहर जो राजतंत्र के अंदर बसा और लोकतंत्र के अंदर और मजबूत हुआ, आप जरा इस शहर की परिकल्पना से लेकर वर्तमान स्थिति और भविष्य को कैसे देखते हैं? प्रकाश भंडारी जी, देखिए ऐतिहासिक शहर है और आज इसके ऐतिहासिक महत्व की आप स्थापना के बाद, आज से लगभग 300-400 वर्ष हो गए, इसके बाद भी जयपुर का स्वरूप अपने आप में इतना वैभवशाली है कि विश्व भर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ठीक बात। जयपुर की पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व के गिने चुने शहरों के अंदर जयपुर का नाम आता है और अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर अपने जयपुर की स्थापत्य कला को देखने आते हैं, जयपुर के का जो हैंडीक्राफ्ट है उसको देखने आते हैं। क्या शहर के अंदर, जयपुर के अंदर जो है इतनी खासियत का जो है वो इतना कुछ है जयपुर के अंदर कि अगर पर्यटक आता है तो उसे जो पर्यटक सिर्फ शहर देखने आता है उसे 50 चीज़ें और देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। और ये इस शहर की तासीर है कि इस शहर के अंदर देखने वाले थक जाएं, लेकिन शहर कभी नहीं थकता। और ये शहर हमेशा जागा हुआ होता है, कभी सोता भी नहीं। और उसका कारण देखिए, आज अभी जो है अक्टूबर नवंबर से जो पर्यटकों का सैलाब आता है, बिल्कुल, वो मार्च अप्रैल तक आता है, उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती तो पर्यटक कम हो। लेकिन एक बात जो देखी गई है पिछले 5 सालों में कि जयपुर का कोई पर्यटन का सीजन नहीं होता। बिल्कुल। उस विदेशी चले जाते हैं, मार्च महीने कम हो जाते हैं तो देशी सैलाब आता है। और अब ये बात है, जयपुर मतलब जो भारत के लोग हैं, जो भारतवासी हैं, वो भी 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये की कमरे गर्मियों के अंदर लेकर के जयपुर में रह करके जयपुर देखते हैं। ठीक बात। ये जयपुर का सौभाग्य है और ये पर्यटन के विकास के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ आई है।
ठीक। वो ये है कि इस शहर का कोई पर्यटन का कैलेंडर जो है एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है, 3 महीने का नहीं है, ये वर्ष भर चलता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो है पूरे भारतवर्ष में 125 करोड़ 30 करोड़ की आबादी का शहर, हर आदमी की लालसा ये है कि एक बार जयपुर देखा जाए। बिल्कुल जितेंद्र सिंह शेखावत जी। सर, क्योंकि जयपुर मैं व्यक्तिगत मानता हूं कोई नुमाइश की चीज़ नहीं है, ये जीने का शहर है, ये जिंदा दिल शहर है। इसको समझना चाहिए कि इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी होती है या जो धरोहर होती है वो दो तरीके की होती है। एक, जहाँ रहवासी नहीं होते उनको मेंटेन करना बहुत आसान होता है, लेकिन इस शहर की खूबसूरती है कि लोग रहते हैं और 300 सालों में क्या आपको लगता है कि इसको मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है और आने वाले दौर में और बड़ी चुनौती है? देखियो नहीं जयपुरियो और जग में आकर काई करियो। अगर जयपुर नहीं देखा तो फिर संसार में जन्म लेने का ही क्या महत्व है, ये यहाँ के कवियों ने आज के सैकड़ों साल पहले लिखा था। आज 297 साल का यह जयपुर हो गया। और जयपुर की खासियत, जिन दिनों दिन जयपुर की खासियत आगे से आगे बढ़ती जा रही है। ये आसमान को छू रहा है जयपुर। ये जयपुर की नज़रें सबकी ओर, जयपुर की नज़रें जहां आसमान को दौड़ रही है, वहीं ऐसा लगता है कि हमारे इस खूबसूरत गुलाबी नगर जयपुर पर किसी की नज़र न लग जाए और ऐसा जयपुर है जो चारों ओर से 7 समुद्र पार से आने वाले लोगों को ऐसा खींच रहा है। और खींचने का मतलब क्या है? खींचने का मतलब ये है कि आज के 1902 में जब महाराजा माधो सिंह सेकंड इंग्लैंड गए तो जयपुर में हवा महल का, जंतर मंतर का और यहाँ के कुछ स्थानों का पोस्ट कार्ड बनाकर ले गए थे। और जब वहाँ पर हवा महल का पोस्ट कार्ड दिया गया तो लोग ताज्जुब कर गए कि ये हवा महल, ऐसा ज़बरदस्त हवा महल। और फिर धीरे धीरे जब लोगों की आने की, पूरे विश्व के लोगों को जब पता पड़ा कि ये जयपुर सुकून का शहर है, जयपुर रहने वालों के लिए बहुत ही आराम का शहर है, यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बहुत अच्छा बना हुआ है, लोगों के अंदर आपस में काम करने में बड़ी सहभागिता है और अच्छे लोग हैं, और शांति और वातावरण के माहौल में ये जयपुर, इसकी नींव जो 18 नवंबर सन 1727 को सुबह 10 बजे गंगा पोल पे जो लगाई गई थी, और उस नींव में न जाने जगन्नाथ सम्राट ने क्या पिरोया था और क्या मंत्र रखा था कि आज जयपुर रात और दिन बढ़ता जा रहा है। जैसा अभी भंडारी साहब ने कहा कि जयपुर की ओर चारों तरफ से लोग बढ़ रहे हैं। जहां कहीं बेंगलोर में कोई रिटायर हो रहा है कि मुझे सुकून का शहर चाहिए, तो चाहे IAS अफसर हो, चाहे राजनेता हो और चाहे कैसा भी आदमी हो, उसकी एक ही दिली इच्छा रहती है कि मैं किसी तरीके से इस जयपुर में आकर के रहूं। और जयपुर खींच रहा है, ऐसी सिटी है जो खींच रही है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, उसी तरह ये जयपुर चाइना को खींच रहा है, जापान को खींच रहा है, अमेरिका को खींच रहा है और इंग्लैंड को खींच रहा है। जगह जगह जो लोग बैठे हुए हैं वो जयपुर के बारे में जानना चाहते हैं, जयपुर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। और जयपुर की हिस्ट्री कम इतिहास नहीं है जयपुर का। न जयपुर पर कभी हमला हुआ, जयपुर पर हमला करने के लिए आए मराठा, लेकिन वो भी यहाँ से खाली हाथ लौटे। ऐसा है हमारा जयपुर, ऐसा सुंदर जयपुर, ऐसा गुलाबी नगर जयपुर, जिसकी शान आज पूरी दुनिया में है। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि जयपुर वॉल सिटी अभी तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आज भी जो पहचान है वो वॉल सिटी से है। और वॉल सिटी के अंदर बीते कुछ सालों में आधुनिकता का एक तड़का लगाया गया है, बदलाव किए गए हैं, चाहे वो मेट्रो है, चाहे वो चौपड़ को चेंज करना है या सैकड़ों साल पुरानी पेड़ को खत्म कर देना है विकास के नाम पर। मेरा सवाल बहुत इस नजरिए से है कि भाई क्या वाकई में आधुनिकता जरूरी है एक विरासत और एक धरोहर के बीच में लाना? और ये क्या ऐसे है कि समुद्र के अंदर एक लोटा डाल देना, एक लोटा पानी निकाल देना, क्या ये इतना भर है? जयपुर की जो रचना की गई, जयपुर की रचना करने के लिए कोई सवाई जयसिंह ने यहाँ के ही बैठे विद्वानों से बात नहीं कर ली थी। उसके लिए उन्होंने
पुर्तगाल से पादरी डी सिल्वा को बुलाया था जयपुर में, गणितज्ञों को बुलाया, जगन्नाथ सम्राट को बुलाया, रत्नाकर पौंडरिक को बुलाया, ऐसे ऐसे विद्वानों को बुलाया। और फिर जयपुर का जो नक्शा डाला गया, जो शतरंज बिछात जयपुर जो बनाया गया, उसको 9 ग्रहों से जोड़ा गया। मतलब पूरा परकोटा 9 वर्ग मील में, ग्रह 9, परकोटा 9 वर्ग मील में, और 9 चौकड़ी 9 भागों में बांटा गया। चौकड़ी तोपखाना देश, मोदी खाना, घाट गेट, विश्वेश्वर जी, तोपखाना हजूरी, गंगापोल, रामचंद्र जी, सरहद, और जितनी 9 चौकड़ी, ग्रह 9, और 9 चौकड़ियों में बांटा। एक चौकड़ी 18 बीघा की, 8 और 1 9। वो उस जमाने का बीघा अलग हुआ करता था, थोड़ा बड़ा था वो 9। तो चारों तरफ 9 का चल रहा है। और फिर भगवान सूर्य के रथ के 7 घोड़े, और 7 घोड़े 7 गेट, ब्रह्मांड में सप्तऋषि मंडल, और उसी को आधार में रखकर फिर जयपुर को 7 दरवाजे बनाए। आज तो 8 है इसमें, न्यू गेट 7 दरवाजे बनाए गए। न्यू गेट 1943 में सर मिर्जा इस्माइल ने बनवाया था। चांद पोल, कृष्ण पोल, सांगानेरी दरवाजा जिसको राम पोल बोलते हैं, घाट गेट जिसको शिव पोल बोला जाता था, सूरज पोल, गंगा पोल, और फिर ध्रुव पोल मानी जोरावर सिंह दरवाजा। 7 दरवाजे, और फिर 3 चौपड़, बीच शहर में 3 चौपड़, और तीनों ही एकसार, सांझ सवेरे चले फवारा रंग बिरंगी धार। और 3 चौपड़, 3 चौपड़ में क्या है? पहली चौपड़ छोटी चौपड़, छोटी चौपड़ पर बैठी है माता सरस्वती। सरस्वती को बिठाया गया, और सरस्वती के साथ में जितने भी सरस्वती माता को मानने वाले लोग हैं, प्रकांड विद्वान, पत्रकार, प्रकांड जितने भी देश के लोगों को बुलाया गया था और उनको बसाया, हवेलियां दी गई। वहाँ वेद की ऋचाएँ गूंजती थी किसी ज़माने में। और जब जय सागर जो आज ख़त्म हो गया ताल कटोरा के पास से, उस जय सागर में जब कैलाश मानसरोवर की सीपियों के जैसा जल था, वहाँ पर जब वो सिद्ध पुरुष स्नान करते थे और वेद की ऋचाएँ करते थे। दूसरी चौपड़ बड़ी चौपड़ जिसका नाम है माणक चौक की चौपड़, जहाँ पर महालक्ष्मी को विराजमान किया। वहाँ पर द्रविड़ आकार का कोने में बाई जी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी बना हुआ है। और फिर जितने भी देश में कारोबार करने वाले जवाहरात के लोग, उसके अलावा जितने भी आभूषण का काम करने वाले व्यापारी थे, सबको सवाई जयसिंह ने खींचा, बुलाया, आमंत्रित किया, हवेलियाँ दी, रखा उनको, और उनके लिए फिर जौहरी बाजार बनाया। और बड़ी चौपड़ पर सारे धनाढ्य लोगों को बिठाया गया। एक ज़माना था जब बड़ी चौपड़ पर सारे सराफा अपने बक्सों में सामान लेकर के बेचते थे, और उन्हें इस बात की रात को चिंता नहीं रहती थी कि उनका सामान कोई चोर के ले जाएगा। ये यहाँ का शासन प्रबंध ऐसा था, चौकीदारी इतनी मजबूत थी कि कोई आदमी उनकी तरफ देख नहीं सकता था। और फिर तीसरी चौपड़ रामगंज की चौपड़, रामगंज की चौपड़ पर विराजी है महाकाली माता, महादुर्गा माता, जो रक्षा की प्रतीक है। जयपुर की रक्षा करने के लिए जितने भी योद्धा थे उनको सबको रामगंज की चौपड़ पर बसाया गया। जितने भी सामंत थे, जागीरदार थे, जो लड़ने वाले लोग थे, जिनके हाथों में सेना की कमान थी, उन सब लोगों को गंगापोल चौकड़ी में बसाया गया। गंगापोल चौकड़ी को पुराने जमाने की सिविल लाइंस भी कहते हैं। और फिर तलवार बनाने वालों की, लोहारों की मस्जिद, फिर महावतों का मोहल्ला, और फिर तोपखाना, और तोपखाने के साथ में जितने तीर कमान बनाने वाले, पतंग बनाने वाले, बारूद बनाने वाले, एक एक लोगों को लाकर सवाई जय सिंह ने यहाँ पर बसाया। और ऐसा हमारा जयपुर, इतना सुंदर जयपुर, जिसको कौन भला देखना नहीं चाहेगा। सर मैं तो सुन ही रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि एक अलग तरीके की अमृत धारा है जो इस वक्त जयपुर के विस्तार को बताते हुए, इतिहास को बताते हुए बह रही है। निर्मल तिवारी जी, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं इसमें बह गया, मैं खो गया था, और मैं भूल गया था कि आप
हमारे साथ है प्रकाश भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस खूबसूरती के साथ जितेंद्र सिंह शेखावत जी ने व्याख्यान किया है, एक बार अगर सुनना शुरू करें ना तो रुक नहीं सकते, और यही जयपुर है। देखिए विजेंद्र, ये एक ऐसी त्रिवेणी थी जिसमें मैं भी बह गया। हम बात करें सवाई जयसिंह द्वितीय की, हम बात करें जयपुर की, और हम बात करें जितेंद्र सिंह शेखावत की। देखिए ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर जयसिंह जी ने जयपुर को बसाया और जयपुर का व्याख्यान जितेंद्र जी से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। जितेंद्र जी को बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत सम्मान। देखिए जयपुर की हम जब बात करते हैं विजेंद्र, तो जयपुर में बहुत बदलते युग के साथ साथ जयपुर ने अपनी विरासत को भी संजो कर रखा है, जो विश्व भर में एक नजीर है। क्योंकि आधुनिकता के जब थपेड़े पड़ते हैं तो अच्छी अच्छी विरासत, अच्छी अच्छी धरोहरें गिर जाती हैं, लेकिन जयपुर में ऐसा नहीं हुआ। कारण तक क्या था कि जयपुर जो है जयपुर वासियों के दिल में बसता है, जयपुर जो है जयपुर वासियों के मिजाज में बसता है, जयपुर जो है जयपुर वासियों के दिमाग में बसता है, जयपुर वासियों के क्रियाकलाप में बसता है। यही कारण है कि जयपुर की धरोहर को आज तक ना तो कोई खंडित कर सका, ना खंडित कर सकेगा। ये एक अखंड विरासत है। देखिए जयपुर को जानने के लिए जैसा बहुत कुछ बता दिया जितेंद्र सिंह जी ने, हम तो सूरज को दिया दिखाने जैसी स्थिति अगर जितेंद्र सिंह जी बताएं और बीच में अगर इस तरह का कोई व्याख्यान करें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जयपुर के पास जल, थल और नभ तीनों की एक त्रिवेणी, एक ऐसी विरासत है जिसको लेकर के तमाम देश दुनिया के जो पर्यटक हैं यहाँ के आकर्षण में खींचे चले आते हैं। सीधा सा है कि हमारी मेहमान नवाजी, पावनों को भगवान मानने की हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा। कहते हैं ना कि हर 7 कोस में राजस्थान के अंदर तो पगड़ी का रंग बदल जाता है, बोली भाषा बदल जाती है, व्यंजन बदल जाते हैं। लेकिन जब हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के पास तमाम एक ऐसी धरोहर ऐसी है, तमाम ऐसे पर्यटन के ऐसे उत्पाद हैं। और चूंकि अगर हम हमारी आन बान और शान के प्रतीकों की बात करते हैं तो हम आमेर से शुरू होते हैं, क्योंकि आमेर से लेकर अल्बर्ट हॉल तक हम देखते हैं तो विविध प्रकार की झांकियां, हमको सांस्कृतिक झांकियां देखने को मिलती हैं, जिसमें मानसागर झील। अगर आमेर से शुरू करो तो आमेर का मावठा, कैसे बिहारी जी बैठ करके वहां रचनाएं करते थे अपने काव्य की, कैसे पन्ना मियाँ का कुंड कैसे बनाया गया, कैसे अंबिकेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना करने साक्षात खुद भगवान जो महादेव जी थे वो वहां पर पधारे थे, उन्होंने वहां पर उसकी स्थापना करी। और वो बताता है कि जयपुर के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर मानसून के हालत कैसे रहेंगे, कैसे प्रस्फुटित जलधारा अगर निकलती है जमीन के अंदर से तो अंबिकेश्वर मंदिर में देखने को मिलती है। किस तरह से सागर, बड़ा सागर, मावठा, किस तरह से आमेर की स्थापना की गई। आमेर की वो चड़स पद्धति जितेंद्र सिंह जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पील घर बना दिए थे, पील घर इसलिए, पील बोलते हैं हाथी को, हाथी उस चड़स को खींचा करते थे, पानी ऊपर जाता था और पानी का संग्रहण किया जाता था। किस तरह से ढंड में, सुदर्शन वन में, अंबिका वन में, नाहरगढ़ की पहाड़ियों का एक एक बूंद गिरा पानी जयगढ़ के टांकों में आता था। किस तरह से उस जल संचयन का जो हमारे पास प्रासंगिकता उस समय थी, आज भी है वो, और आज तो बहुत ज्यादा है वो प्रासंगिकता, क्योंकि जल की एक एक बूंद की कीमत अगर कोई समझा सकता है तो जयपुर का स्थापत्य, जयपुर का वास्तु। देखिए सिटी पैलेस में जब बैठते हैं, जयपुर राज परिवार के जब सदस्य उसमें बैठा करते थे तो भोजन तब ग्रहण करते थे जब वो चरण मंदिर के अंदर पताका को देख लेते। वो चरण मंदिर जहां द्वापर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद आए थे, और उनकी वहां चट्टान के ऊपर श्री कृष्ण के पैर की पदछाप वहां लगी हुई है, गायों के खुरों की पदछाप वहां लगी हुई है। तो वो जयपुर, अद्भुत जयपुर, उसका वास्तु कि एक सिटी पैलेस से बैठकर आप पौंड्रिक उद्यान, जय निवास की बात करते हैं, हम खड़े होते हैं, गणगणेश दिखाई देते हैं सीधे अल्बर्ट हॉल के प्रांगण से। तो वो जयपुर जिसके पास एक तरफ उसकी नाहरगढ़ सुरक्षा करता है, दूसरी तरफ किल्लनगढ़ और रघुनाथगढ़ उसकी सुरक्षा करने के लिए खड़े हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े प्राचीर। वो मानसागर झील यहाँ पर हैं, जंगल यहाँ पर हैं, तेंदुआ हमारे आंगन में खेलते हैं, वन्य जीवों को हम हमारे आंगन में खिलाते हैं, जो बताता है कि साहचर्य का वो सिद्धांत जब प्राचीन काल से इंसान और वन्य जीवों का साहचर्य रहा, एक दूसरे के साथ रहा, इकोलॉजी सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं वन्य जीव। और हम बताते हैं जयपुर के अंदर कि हम हमारे आंगन में कैसे, वो कहते हैं ना, हम भारत के भरत खेलते हैं शेरों की संतान से। तो ये वो जयपुर है जिसके आंगन में तेंदुए पलते हैं। बिल्कुल। देवों की बात करें तो देवाधिदेव महादेव ताड़केश्वर जी के तौर पर यहाँ बैठे हैं, झारखंड महादेव के तौर पर यहाँ बैठे हैं, साक्षात ठाकुर जी गोविंद जी यहाँ पर बैठे हैं, शिला माता हैं, गढ़ गणेश हैं, मोती डुगरी गणेश जी, घोड़े के हनुमान जी, गलता वाले हनुमान जी, जहाँ ऋषि गालव ने आकर के अपनी तपोभूमि में इतनी एक ऐसी विशुद्ध जगह है जहाँ आकर के हर एक कोई अपने आप को पावन, उसके विचार पावन हो जाते हैं। जयपुर की तो वो धरा है विजेंद्र, जब इसके ऊपर कदम भी रखते हैं तो हमारे जेहन के अंदर एक ऐसी अद्भुत पवित्रता आ जाती है, एक ऐसा अद्भुत आचार व्यवहार हमारा आ जाता है जो जिसकी कल्पना हमने खुद ने नहीं की होती। तो बिल्कुल निर्मल जी, और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो यहाँ आया वो यहाँ का होकर रह गया, उसमें मैं भी हूं, कोई संकोच नहीं है मुझे ये कहने में। वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि वहां तार तराने दोनों बोलने लगे हैं। हम आपसे जानेंगे कि भाई वहां कौन कौन से प्रोग्राम है, लेकिन प्रकाश भंडारी जी,
जयपुर को जितना समझा जाए ना सर उतना कम है। और फिलहाल मैं तो इस पूरे प्रोग्राम में एक स्टूडेंट की भूमिका में खुद को महसूस कर रहा हूं कि जितना अर्जित कर लिया जाए जयपुर के बारे में ज्ञान उतना ही कम पड़ेगा मेरे लिए। आप भी कुछ ऐसी ही जानकारियां किससे दीजिए जो जयपुर की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जयपुर की एक विशेषता है वो ये है कि जयपुर को समझना, जयपुर को खोजना और जयपुर पर आपका जो रिसर्च है वो इतना वो कभी पूरा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कई बार, क्योंकि जयपुर की विशेषताएं एक नहीं है, कई अनेकों विशेषताएं हैं। उस पर आदमी कोई शोध करे, कोई सोच विचार करे, अध्ययन करे तो मालूम पड़ता है कि जितना वो अध्ययन कर रहा है उससे ज़्यादा कई बातें छिपी हुई हैं, जिससे उसको पूरी उम्र भी लग जाए तो शायद वो उसे नहीं कर पाएगा। अब एक बात आती है इस बड़े शहर के अंदर, देखिए आप बसावट ऐसी हुई कि ये 1947 के अंदर ये 2,10,000 2,15,000 का शहर था। और उसके बाद जो है 47 के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और भारत और पाकिस्तान बना, तो सिंध और पंजाब से लगभग उस ज़माने में 70-80 हज़ार आदमी ऐसे आ गए जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि यहाँ ना तो कोई ऐसे साधन थे। और लेकिन इस शहर ने खुले दिल से उन सब का स्वागत किया। ठीक बात। 70-80 हज़ार पंजाब और सिंध से लोग आए, इनका जो संस्कृति थी, खान पान था, वेशभूषा थी, सब जयपुर से बिल्कुल अलग थी। ठीक। वो आए, रिफ्यूजीज कैंप में थे, सिंधी कैंप था और 2-3 जगह शिविर बनाए गए थे। उसके बाद ये हुआ कि उनको, आप देखिए कि जयपुर को 2-3 महीने से भी कम समय लगा कि जो आए थे शरणार्थी उनके लिए रोज़गार भी ढूंढ लिया और वो उनके लिए रिहायशी का भी इंतजाम हो गया। सब लोगों ने जब देखा कि हमारे यहाँ कमरे जो हैं 2-2, 3-3 कमरे जो हवेलियाँ हैं उसमें 2-3 कमरे तो वैसे ही मतलब व्यर्थ में पड़े हुए हैं, उनको किराए में दे सकते हैं। और जो बेचारे जो रिफ्यूजीज आए हैं, जो शरणार्थी आए हैं, उनको रिहायशी मिल जाएगी। ठीक है सर। तो लोगों ने अपने अपने द्वार खोले उनके बिल्कुल। अब मेरे पास वक्त की बाध्यता है। जितेंद्र सिंह शेखावत जी, बहुत सिंपल सा सवाल, क्योंकि ये वर्तमान परिदृश्य का सवाल है। जो आधुनिकता का तड़का लगाया जा रहा है सर, ये उस विरासत को खंडित कर रहा है या उसको और ज्यादा मजबूत कर रहा है? जयपुर में हेरिटेज सिटी की बात करें, मैं सिर्फ वॉल सिटी की बात कर रहा हूँ। 1947 के पहले जो ये परकोटा था, इस परकोटे में 20 फुट आगे तक और 20 फीट इधर तक कोई आदमी कील नहीं गाड़ सकता था। ठीक। कील गाड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और यहाँ के जो राजाओं ने एक्ट बना रखा था और उस जमाने की जो नगर परिषद ने एक्ट बनाया था, जिसमें गुलाब चंद कासलीवाल जैसे महामना लोग अध्यक्ष थे, उन्होंने जो एक्ट बनाया था वो इतना मजबूत एक्ट था कि यहाँ के कोई छज्जे की लाइन में 1 इंच भी कोई आदमी परिवर्तन नहीं कर सकता था। और पार्षद भी ऐसे थे कि सुबह पहले साइकिलों पर घूमते थे, आज की तरह कारों में नहीं घूमते थे, साइकिलों पर घूमते थे। और फिर देखते कि इस मकान का अलाइनमेंट बिगड़ रहा है, हमारे रास्ते और बाजार की दशा खराब हो जाएगी। वो सारे के सारे पक्ष और विपक्ष के पार्षद मिलकर के और ये कोशिश करते थे कि हमारा जयपुर बच जाए। ठीक है। और फिर हवेलियां वर्तमान में बिगड़ रहे हैं सर। मेरे पास अब क्या है कि जो गली गली गुलजार हुई, घर घर में बाजार बसा। और बाजार तो बसना ही चाहिए, क्योंकि सवाई जयसिंह जी की मूल कल्पना ये थी कि यह जयपुर में बाहर दुकान, पीछे मकान, ऊपर मकान, वहीं की वहीं रहे। जैसे आज हो रहा है ना, लूट की घटना हो जाती है, पैसे लेके जा रहा था, कहीं दूर जा रहा था, वहीं की वहीं पैसे, वहीं मकान, वहीं खाना, वहीं भोजन और वहीं आराम। तो उसमें अशुद्धि आई है सर। अभी जयपुर में बहुत जबरदस्त रूप से परिवर्तन हो रहा है। परकोटे पर कब्जे हो रहे हैं, हवेलियां हैं जो वो कॉम्प्लेक्स में बदल रही है। और उसके अलावा जो यहाँ का शहर का अलाइनमेंट था, जैसे 36 गज की सड़क 6 और 3 9, दूसरी सड़क 27 गज की 7 और 2 9, तीसरी गज
सड़क 18 गज की, 8 और 1 9 और फिर 9 गज की। आपको कोई भी गली आज की तारीख में 9 गज की नजर नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ सिकुड़ गया। लोग आगे तक बढ़ गए, चबूतरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और चबूतरों की बात छोड़ो, जब बड़ी अंदर की पतली गलियों में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और फिर जब आग लग जाती है तो फिर वहां पर दमकल छोड़ करके, और दमकल का पाइप तक नहीं जा सकता। सर, आपने इशारों में बता दिया है कि विरासत जल रही है, उसको बचाने की जरूरत है, संजोने की जरूरत है, क्योंकि जयपुर जितना पुराना रहेगा उतना ही समृद्ध रहेगा, जितना नया होगा उतनी ही समृद्धि से दूर होगा। जितेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश भंडारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और निर्मल जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने एक छोटी सी कोशिश की आपके लिए कि जयपुर जो छोटी काशी है, जो अपने आप में एक समृद्ध विरासत को अपने अंदर संजोए हुए है, उसको कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचा सके। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना।